हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु वंशीवाल और आज का ऑनलाइन लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रांजिस्टरीज। ये आपका यूनिट फर्स्ट जो है आपके पेपर फर्स्ट से ली गई है, उसका एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है कि अवकल समीकरण का हमें ज्यामितीय अर्थ पता करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। मान लीजिए एक अवकल समीकरण है हमारे पास में, जिसे हमने एज अ फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें डिवाइड बाई डी एक्स का फैक्टर भी होता है, एक्स और वाई के भी फंक्शंस आपको उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो एक जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड जो प्रारूप है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर एक्स भी आता है, वाई भी आता है और डिवाइड बाई डी एक्स भी आता है। तो मान लिया हमने कि ये हमारी एक अवकल समीकरण है और इसका जो हल है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके का आता है। आपको पता ही है कि इससे अर्लियर जो हमने ऑनलाइन लेक्चर पढ़े हैं उनके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने सीखा है। और जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ y इक्वल्स टू एक्स n प्लस सी सम कांस्टेंट इस टाइप की फॉर्म में आता है। यानी कि हम मान सकते हैं कि जो हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो हल है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसके अंदर x का फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है और कोई कांस्टेंट भी उसके अंदर आता है, जहाँ पर c जो है वो कोई क्या होता है हमारे पास में स्विच अचर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स की, कि एक्चुअल में कि डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम जो वर्ड है उससे आप बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, 2D 3D में 12th में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रवणता जो होती है किसी भी स्पर्श रेखा की उसे हम किसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो प्रवणता को दिखा रहा है और यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। अब कैसे एक जो डी वाई बाई डी एक्स का फैक्टर है वो किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है, उसे मैंने यहाँ दो डायग्राम्स में डिक्टेट करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास में कोई कर्व है इस तरीके का और उस कर्व पर आपने कोई दो बिंदु ले लिए P1 और P2। P1 और P2 जब हमने दो बिंदु लिए और इन बिंदुओं से गुजरने वाली हमने एक लाइन यहाँ से निकाली है, तो इस लाइन की अगर हम प्रवणता निकालनी है तो प्रवणता हम कैसे निकालते हैं कि उसका x एक्सिस के साथ साथ में tan देखते हैं कि tan क्या है हमारे पास में, वही हमारे पास क्या होती है, प्रवणता होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये सेकेंड लाइन दी है इस लाइन का अगर हमें इसकी प्रवणता निकालनी है तो कैसे निकालते हैं कि जो y के जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस अपॉन x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस। इसी तरीके से हमारी प्रवणता निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अगर यही कर्व हम फिर से ड्रॉ करें और उस कर्व में दो बहुत ही नज़दीकी या बहुत ही क्लोज पॉइंट्स लें और उन पॉइंट्स के लिए अगर हम ये रेखा खींचें और इस रेखा का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा tan, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। और ये जो प्रवणता है वो एक्चुअल में हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, डी वाई बाई डी एक्स को। अभी डी वाई बाई डी एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगी, अगर ये दो बहुत ही नज़दीकी बिंदु हैं तो इन बिंदुओं के लिए जो y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा वो बहुत ही क्या होगा, न्यूनतम होगा। और न्यूनतम और जो बहुत ही छोटी सी एलिमेंट को अगर हमें दिखाना होता है तो हम उसको किससे दिखाते हैं, डी वाई से या डेल वाई से, जो बहुत ही माइनर डिफरेंस हमें दिखाना होता है। तो अगर ये जो अंतर है ये बहुत ही सूक्ष्म है तो उसे हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई। और जो एक्स का डिफरेंस है, एक्स का जो अंतर है बटे में, वो भी क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, इसलिए उसको किससे दिखाएंगे, डी एक्स से दिखाएंगे। तो जब हम किसी भी कर्व पर दो नज़दीकी बिंदुओं की बात करते हैं और उन बिंदुओं के लिए अगर हम प्रवणता निकालने की कोशिश करते हैं तो वो प्रवणता हमारे पास में क्या आती है, डी वाई बाई डी एक्स आती है, जहाँ पर डी वाई जो है वो वाई के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो एक्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर
ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में, या तो वो कोई फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो किसी इंडिविजुअल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर ये जो फैमिली ऑफ कर्व वर्ड यूज़ हो रहा है, इसे हम डिटेल में आगे डिक्टेट करेंगे। अभी हमें इतना समझ में आया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या निरूपित करता है, उससे हम क्या निकालते हैं, फैमिली ऑफ कर्व निकालते हैं। या तो फैमिली ऑफ कर्व निकालते हैं या उससे कोई हमें एक इंडिविजुअल कर्व मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, और इसको हमने सॉल्व किया था। हमारे पास में कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन आया, और इस सॉल्यूशन में हमने देखा कि एक हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमें एक कांस्टेंट मिल रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए कि इस c का अगर हम मान पुट करें इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि c के अलग अलग मानों के लिए आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से अलग अलग कर्व की इक्वेशन मिलेगी। और अगर उन सभी कर्व की इक्वेशन को इकट्ठा किया जाए तो वो सारी कर्व की इक्वेशन मिलकर क्या बनाती है, एक फैमिली ऑफ कर्व हमें प्राप्त होता है। अब फिर से ये फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास में टर्म काम में आई है, इसको हम आगे डिक्टेट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि एक अवकल जो समीकरण होती है वो वक्र कुल को क्या करती है, निरूपित करती है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कर्व की पूरी एक फैमिली जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में फैमिली ऑफ कर्व जो है वो क्या होती है। यहाँ एक नोट भी मैंने डाला है। अभी हमने पीछे बात करी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की। मान लीजिए अगर आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर की तो इक्वेशन है बट उसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है और उसमें dy बाई डी एक्स का स्क्वायर टाइप की कोई टर्म आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि dy बाई डी एक्स के दो मान प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु से होकर वक्र कुल के हमारे पास में क्या होंगे, दो सदस्य गुजरेंगे या उससे दो जो वक्र कुल के सदस्य हैं वो पास करेंगे। अब यहाँ पर फिर से फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास में टर्म यूज़ हुई है। तो सबसे पहले देखिए हम फैमिली ऑफ कर्व को डिक्टेट करते हैं। तो फैमिली ऑफ कर्व की डेफिनेशन समझने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे एक अवकल समीकरण लिया है और उसका एक व्यापक हल लिया है। अवकल समीकरण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास में सब अवकल समीकरण में x की टर्म हो सकती है, y की टर्म हो सकती हैं और dy बाई डी एक्स की टर्म आएंगी। और इसका जो हल होगा उसके अंदर x हो सकता है, y हो सकता है और आपको हमेशा एक कांस्टेंट दिखाई देगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स हमारे पास में कांस्टेंट क्या है, 1 है। अब इस c के अलग अलग मानों के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्व प्राप्त होते हैं। और उन्हीं कर्व को अगर हम इकट्ठा करें तो वही कर्व जो है वो क्या बनाते हैं, एक वक्र कुल बनाते हैं। इसमें हमें यही समझना है कि जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके अंदर आने वाला जो कांस्टेंट होता है उसके हम अगर अलग अलग मान रखते हैं तो हमें अलग अलग कर्व की इक्वेशन प्राप्त होती हैं। और वो जो अलग अलग कर्व की इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या होती है, वक्र कुल के सदस्यों का काम करती हैं। यानी कि अगर उन सभी वक्रों को इकट्ठा किया जाए तो वो क्या बनाते हैं, एक वक्र कुल बनाते हैं, फैमिली ऑफ कर्व बनाते हैं। अब यहाँ जो ये कांस्टेंट है, अगर हम इसे फैमिली ऑफ कर्व कह रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट है वो भी क्या कहलाएगा, ये जो फैमिली ऑफ कर्व हम बनाएंगे उसका ये प्राचाल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। अगर नॉर्मल हम किसी इक्वेशन में c को देखें तो c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मान पुट किया और हमारे पास में एक वैल्यू प्राप्त हो गई। लेकिन अगर इसी फैमिली ऑफ कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर c जो अचर है उसे हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, जिसके अलग अलग मान के लिए हमें अलग अलग कर्व प्राप्त हो रहे हैं और जिससे हम एक फैमिली ऑफ कर्व बना पा रहे हैं। फैमिली ऑफ कर्व को समझने के लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन एक हमें सर्कल की इक्वेशन दिखाई दे रही है
जिसके जो ओरिजिन है वो क्या है हमारे पास में 0 है और रेडियस जो है वो क्या है a² है। तो यहाँ अगर हम ए के अलग अलग मान रखें तो हमें कितने सारे सर्कल्स यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं ए का मान हाफ रखूँ तो मुझे ये पहला सर्कल प्राप्त हुआ। अगर मैं ए का मान 1 रखूँ तो ये मुझे दूसरा सर्कल प्राप्त हुआ। अगर मैं ए का मान 3 रख दूँ तो मुझे तीसरा सर्कल प्राप्त हुआ, एंड सो ऑन। ए के अलग अलग मानों के लिए हमें ये पूरी क्या मिल गई, एक ये फैमिली ऑफ कर्व है। यानी कि ए का मान पुट कर करके हमने अलग अलग कर्व जो है वो प्राप्त कर लिए और उन सब कर्व को इकट्ठा किया तो हमने क्या देखा कि हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स मिली है। और ये फैमिली ऐसी है जिनके सर्कल्स जो है वो ओरिजिन, इन सर्कल्स का ओरिजिन जो है वो हमारे पास में क्या है, मूल बिंदु है। और इसकी जो रेडियस है ए वो हमारे पास में किसका काम करेगी, पैरामीटर का काम करेगी। तो ये हमने देखा ये एक तरीके की फैमिली ऑफ कर्व है। और ये हमें कैसे प्राप्त हुई है, अगर हम किसी इक्वेशन के अंदर ए का मान जो हमारा प्राचाल है उसका मान बदल कर लिखते जाएं, विभिन्न मान लें, तो उससे हमें अलग अलग कर्व की इक्वेशन प्राप्त होंगी। इसी तरीके से हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया y² = 4ax। यहाँ पर अगर हम देखें फैमिली ऑफ कर्व तो हमें क्या प्राप्त होगी, ये एक क्या है, पैराबोला है। यहाँ पर हम a के अलग अलग मान रखेंगे तो हमें ऐसा पैराबोला मिलेगा जो कि क्या करेगा, जो ये हमारा x अक्ष है उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी कि ये जो पैराबोला है इनके लिए हमारा जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये फैमिली ऐसी है जिनके अंदर जो आने वाले कर्व हैं वो क्या हैं, पैराबोला हैं, तो इन्हें फैमिली ऑफ पैराबोला भी कह सकते हैं। और ऐसे पैराबोला हैं जिनके अंदर वाई अक्ष जो है वो क्या है, कॉमन है। सभी जो भी आप पैराबोला यहाँ बनाएंगे परवलय, उन सभी परवलों के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि ये एक्स एक्सेस जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या दिखा रही है, फैमिली ऑफ पैराबोला को दिखा रही है। और यहाँ पर ए जो है वो हमारा क्या है, पैरामीटर है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन की फैमिली ऑफ कर्व जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। उसके बाद में जो प्राप्त परिणाम है अवकल करने के बाद में और जो दी गई समीकरण है उसमें से हमें क्या करना है, अगर हम प्राचाल को विलुप्त कर दें तो हमारे पास में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन का क्या मिल सकता है, हमें किसी भी कुल का अवकल समीकरण जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दी जाएगी और उस फैमिली ऑफ कर्व के लिए आपको क्या करना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोसीजर है हमारे पास में कि जो फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्राचाल को विलुप्त करेंगे और प्राचाल